नमस्कार, आप सबको स्वाधीनता दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा, समृद्धि और संकल्प का संदेश दिया। लाल किले से 12वीं बार देश को संबोधित करते हुए मोदी ने साजिश की बात की, समर्पण का जिक्र किया और सेहत पर भी सलाह दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज का संबोधन सकारात्मक था, पॉजिटिव था, टू द पॉइंट था। हर बात में एक गहरा अर्थ छुपा था। मोदी ने डेमोग्राफी में साजिश की बात की, हाई पावर मिशन का ऐलान किया। मोदी ने देश के दुश्मनों से खतरे की बात की और सुरक्षा के सुदर्शन चक्र की घोषणा की। मोदी ने स्वतंत्रता के बाद समृद्धि के अभियान की बात की और दीपावली पर जीएसटी के बड़े रिफॉर्म का ऐलान किया। मोदी ने समर्पण की बात की तो आरएसएस की सेवा, त्याग और अनुशासन की प्रशंसा की। मोदी ने सेहत की बात की तो देशवासियों को मोटापा कम करने की सलाह दी। मोदी ने भारत के संकल्प की बात की और पाकिस्तान को चेतावनी दी कि भारत न्यूक्लियर बम की धमकी से ब्लैकमेल नहीं होगा। मोदी ने अमेरिका को भी कड़ा संदेश दिया, टैरिफ का जो चाहे हो, भारत किसानों, डेयरी और मछली उत्पादकों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। विपक्ष के कुछ नेताओं को मोदी के संबोधन से मिर्ची क्यों लगी? नेता विपक्ष राहुल गांधी लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल क्यों नहीं हुए? इन राजनीतिक सवालों पर भी बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले बात देश की सुरक्षा की, नाकाम पाकिस्तान को प्रधानमंत्री मोदी की चेतावनी की। आज 79वें स्वाधीनता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश की सुरक्षा को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि 2035 तक पूरे देश का सुरक्षा चक्र बनकर तैयार हो जाएगा। इसे नाम दिया सुदर्शन चक्र। मोदी ने कहा कि जिस तरह भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र से शत्रुओं का संहार करते थे, भक्तों की रक्षा करते थे, उसी तरह 21वीं सदी का यह सुदर्शन चक्र भारत पर दुश्मन के हर हमले को नाकाम करेगा और 10 गुना ज्यादा ताकत से पलटवार करेगा। मोदी ने कहा कि भारत का यह मॉडर्न एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य होगा। दुश्मन के ड्रोन, मिसाइल या फिर दूसरे हथियार इसको भेद नहीं पाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि सुदर्शन चक्र देश के सभी अहम ठिकानों, सभी क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स की सुरक्षा करेगा। इसमें मिलिट्री इंस्टॉलेशंस यानी आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के एसेट्स तो हैं ही, देश के लिए जरूरी दूसरे अहम संसाधन जैसे कि रेलवे, रिफाइनरी और हॉस्पिटल्स को भी सुदर्शन चक्र का सुरक्षा कवच मिलेगा। मोदी ने बताया कि सुदर्शन चक्र 2035 तक देश के एक बड़े हिस्से को सिक्योरिटी कवर देने लगेगा। आज लाल किले की प्राचीर से कह रहा हूं, आने वाले 10 साल में 2035 तक राष्ट्र के सभी महत्वपूर्ण स्थलों, जिनमें सामरिक के साथ साथ सिविलियन क्षेत्र भी शामिल है, जैसे अस्पताल हो, रेलवे हो, जो भी आस्था के केंद्र हो, उन्हें टेक्नोलॉजी के नए प्लेटफॉर्म द्वारा पूरी तरह सुरक्षा का कवच दिया जाएगा। ये सुरक्षा का कवच लगातार विस्तार होता जाए, देश का हर नागरिक सुरक्षित महसूस करे। किसी भी प्रकार की टेक्नोलॉजी हम पर वार करने आ जाए, हमारी टेक्नोलॉजी उससे बेहतर सिद्ध हो। और इसलिए आने वाले 10 साल 2035 तक मैं ये राष्ट्रीय सुरक्षा कवच का विस्तार करना चाहता हूं, मजबूती देना चाहता हूं, आधुनिक बनाना चाहता हूं। और इसलिए भगवान श्री कृष्ण से प्रेरणा पाकर के हमने श्री कृष्ण का जो सुदर्शन चक्र था,
उस सुदर्शन चक्र की राह को चुना है। आप में से बहुत लोगों को याद होगा, जब महाभारत की लड़ाई चल रही थी, श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से सूर्य के प्रकाश को रोक दिया था और दिन में ही अंधेरा कर दिया था। सूर्य प्रकाश को सुदर्शन चक्र से रोक दिया था और तब अर्जुन ने जो शपथ ली थी जयद्रथ का वध करने की, उस प्रतिज्ञा को अर्जुन पूर्ण कर पाए थे। वो सुदर्शन चक्र के पराक्रम और रणनीति का परिणाम था। अब देश सुदर्शन चक्र मिशन लॉन्च करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने आज जिस सुदर्शन चक्र की बात की वो आखिर है क्या? ऑपरेशन सिंदूर के दौरान हमने देखा कि एयर डिफेंस सिस्टम मजबूत होना कितना जरूरी है। भारत का एयर डिफेंस सिस्टम अभेद्य था, इसीलिए टर्की के बने हजारों ड्रोन हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए। पाकिस्तान की फतेह और गजनी जैसी मिसाइल्स को इसी सिस्टम ने रास्ते में ही मार गिराया। दूसरी तरफ भारतीय सेना ने पहले पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम को नाकाम किया और फिर हमारी ब्रह्मोस इस्लामाबाद के पास वाले एयर बेसेस तक पहुंच गई। भारत का कोई एयरक्राफ्ट हमला करने के लिए पाकिस्तान की सीमा में नहीं घुसा। अपने ही एयर स्पेस से 13 एयरबेसेस को पाकिस्तान के भीतर जाकर अटैक किया। आने वाले दिनों में वॉरफेयर ऐसा ही होगा। इसीलिए एयर डिफेंस सिस्टम को और शक्तिशाली बनाने की आवश्यकता है। इसमें एक नई बात यह है कि एयरफोर्स, आर्मी और नेवी के बेसिस तो पहले से ही प्रोटेक्टेड हैं, पर पाकिस्तान जैसा बेशर्म दुश्मन सिविलियन ठिकानों पर हमले कर सकता है, हमारी इंडस्ट्री को निशाना बना सकता है। आपको ध्यान होगा, थोड़े दिन पहले जनरल आसिम मुनीर ने कहा था कि जामनगर ऑयल रिफाइनरी उनके निशाने पर है। सुदर्शन चक्र ऐसे सभी संस्थानों को प्रोटेक्शन देगा। ये ऐसी मिसाइल्स का चक्र होगा जो दुश्मन के ड्रोन्स, आर्टिलरी शेल्स और मिसाइल्स को रियल टाइम में डिटेक्ट कर सकेगा, उन्हें हवा में ही मार गिराने में सक्षम होगा। इस सिस्टम में सर्विलेंस की कई लेयर्स होंगी। यह माना जाता है कि इजराइल के पास जो आयरन डोम सिस्टम है वो उसे चारों तरफ से होने वाले हमलों से बचाता है, हर मिसाइल को हवा में ही मार गिराता है। भारत का सुदर्शन चक्र इन्हीं लाइंस पर होगा, इससे भी ज्यादा बड़ा होगा क्योंकि भारत की सीमाएं बहुत फैली हुई हैं। इजराइल के मुकाबले भारत साइज में बहुत बड़ा देश है। भारत के वो इंस्टीट्यूशंस जिन्हें प्रोटेक्शन देने की जरूरत है, उनकी तादाद भी ज्यादा है और वो पूरे देश में फैले हैं। इसीलिए भारत को अपने हिसाब से एयर डिफेंस सिस्टम डेवलप करना है, इसीलिए इसमें 10 साल का वक्त लगेगा। देश की सुरक्षा को अभेद बताने के बाद, इसका उपाय जताने के बाद प्रधानमंत्री ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया। मोदी ने लाल किले से पूरे देश की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को सबक सिखाने वाले हमारे बहादुर जवानों को सैल्यूट किया। मोदी ने कहा कि 22 अप्रैल को पहलगाम के बर्बर हमले के बाद सेना के जांबाजों ने आतंक के आकाओं के ठिकानों को चुन चुनकर तबाह किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत बरसों से दहशतगर्दी का दंश बर्दाश्त करता रहा, लेकिन पहली बार हमारे बहादुर फौजियों ने पाकिस्तान में सैकड़ों किलोमीटर अंदर जाकर आतंक के अड्डों को तबाह किया। पाकिस्तान को ऐसी मार लगाई कि 4 दिन में ही पाकिस्तान सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने लगा। मुझे बहुत गर्व हो रहा है, आज मुझे लाल किले की प्राचीर से ऑपरेशन सिंदूर के वीर जाबाजों को सैल्यूट करने का अवसर मिला है। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दी है।
इस अपील को पहलगाम में सीमा पार से आतंकियों ने आकर के जिस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया, पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने, और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। पाकिस्तान में हुई तबाही इतनी बड़ी है कि रोज नए नए खुलासे हो रहे हैं, नई नई जानकारियां आ रही। पिछले कई दिन से पाकिस्तान की तरफ से इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर धमकियां दी जा रही हैं। पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर, वजीर आजम शहबाज शरीफ और फॉर्मर विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो भारत को धमका रहे हैं। मुनीर ने कहा कि भारत ने नया डैम बनाया तो 10 मिसाइल मारकर उड़ा देंगे। बिलावल ने सिंधु के पानी के लिए जंग लड़ने की बात कही। शहबाज शरीफ ने कहा कि वो पाकिस्तान के हक का एक बूंद पानी भी भारत को नहीं लेने देंगे। आज लाल किले से प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के बयान बहादुरों को चुन चुन कर जवाब दिया। मोदी ने कहा कि 1960 का सिंधु जल समझौता भारत के हितों के खिलाफ था। इससे भारत के किसानों का बहुत नुकसान हुआ। इसीलिए पाकिस्तान अब कान खोलकर सुन ले, अब भारत इस समझौते को नहीं मानेगा। पाकिस्तान को एक बूंद पानी भी नहीं मिलेगा। भारत ने तय कर लिया है, खून और पानी एक साथ नहीं बहेंगे। अब देशवासियों को भली भांति पता चला है कि सिंधु का समझौता कितना अन्यायपूर्ण है, कितना एक तरफा है। भारत से निकलती नदियों का पानी दुश्मनों के खेत को सींच रहा है, और मेरे देश के किसान, मेरे देश की धरती पानी के बिना प्यासी है। ये ऐसा समझौता था जिसने पिछले 7 दशक से मेरे देश के किसानों का अकल्पनीय नुकसान किया है। अब हिंदुस्तान के हक का जो पानी है, उस पर अधिकार
सिर्फ और सिर्फ हिंदुस्तान का है, हिंदुस्तान के किसानों का है। भारत कतई सिंधु समझौते को, उस स्वरूप को दशकों तक सहा है, उस स्वरूप को आगे नहीं सहा जाएगा। किसान हित में, राष्ट्र हित में ये समझौता हमें मंजूर नहीं है। आसिम मुनीर और शहबाज शरीफ बार बार न्यूक्लियर बम की थ्रेट देते हैं। आज मोदी ने पाकिस्तान की एटम बम की धमकी की हवा निकाल दी। मोदी ने कहा अब पाकिस्तान को किसी तरह की गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए। वो जमाना चला गया जब परमाणु बम की धमकी चल जाती थी। ये नया भारत है, घर में घुसकर मारता है। अब भारत आतंकवादियों और उनके सरपरस्तों में फर्क नहीं करेगा। मेरे प्यारे देशवासियों, हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ है। देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं है। अब भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब वो ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। आगे भी अगर दुश्मनों ने ये कोशिश जारी रखी, हमारी सेना तय करेगी। सेना की शर्तों पर, सेना जो समय निर्धारित करे उस समय पर, सेना जो तौर तरीके तय करे उस तौर तरीके से, सेना जो लक्ष्य तय करे उस लक्ष्य को अब हम अमल में ला करके रहने वाले हैं। हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। क्योंकि आजकल पाकिस्तान अमेरिका के दम पर काफी उछलता है। प्रेसिडेंट ट्रंप टैरिफ बढ़ाकर भारत पर ट्रेड डील में अपनी शर्तें मनवाने का प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी ने आज लाल किले से बिना नाम लिए ट्रंप को भी मैसेज दिया। देश के लोगों से प्रधानमंत्री ने वादा किया कि वो किसी के प्रेशर में नहीं आएंगे, किसानों के हितों से कभी कोई समझौता नहीं करेंगे। मेरे प्यारे देशवासियों, भारत के किसान, भारत के पशुपालक, भारत के मछुआरे, ये हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। भारत के किसान, भारत के मछुआरे, भारत के पशुपालक, उनसे जुड़ी किसी भी अहितकारी नीति के आगे मोदी दीवार बन के खड़ा है। भारत अपने किसानों, अपने पशुपालकों, अपने मछुआरों के संबंध में कभी भी कोई समझौता नहीं स्वीकार करेगा। एक जमाना था जब लाल किले की स्पीच में
पाकिस्तान का नाम नहीं लिया जाता था, एक पड़ोसी देश कहकर उसे एड्रेस किया जाता था। लेकिन मोदी का अंदाज अलग है। उन्होंने पाकिस्तान का नाम लेकर कहा, न तो पानी मिलेगा, न न्यूक्लियर ब्लैकमेल चलेगा, न भारत किसी धमकी से डरेगा। पाकिस्तान को लेकर ट्रंप 35 बार कह चुके हैं कि उन्होंने सीज फायर करवाया। ट्रंप ने यह भी कहा था कि टैरिफ डील का प्रेशर डालकर उन्होंने दोनों देशों को झुकाया। अब यह तो साफ हो गया कि भारत टैरिफ के प्रेशर में नहीं आया। इसीलिए मोदी ने कहा कि किसानों, डेयरी और मछली पालन करने वालों के हितों के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मोदी ने अपनी स्पीच में 26 बार आत्मनिर्भर भारत का जिक्र किया। मोदी का मैसेज क्लियर है, अगर भारत आत्मनिर्भर होगा तो फिर कोई देश भारत पर प्रेशर नहीं डाल पाएगा। इसके बाद प्रधानमंत्री ने कुछ ऐसी बातें कही जो देश की आंतरिक सुरक्षा से जुड़ी हैं, लेकिन विरोधी दलों के नेताओं को इनसे मिर्ची लगी। मोदी ने पहली बार लाल किले से देश की डेमोग्राफी का जिक्र किया और इसे रोकने के लिए हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू करने की घोषणा की। मोदी ने कहा, एक सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है। घुसपैठिए हमारे संसाधनों पर कब्जा कर रहे हैं, हमारे नौजवानों का हक मार रहे हैं। इसकी तरफ से आंखें बंद नहीं की जा सकती। मोदी ने कहा कि घुसपैठियों की पहचान करने और उन्हें देश से बाहर निकालने के लिए जल्दी ही हाई पावर डेमोग्राफी मिशन शुरू किया जाएगा। षड्यंत्र के तहत, सोची समझी साजिश के तहत देश की डेमोग्राफी को बदला जा रहा है। एक नए संकट के बीज बोए जा रहे हैं और ये घुसपैठिए मेरे देश के नौजवानों की रोजी रोटी छीन रहे हैं। एक घुसपैठिए मेरे देश की बहन बेटियों को निशाना बना रहे हैं। ये बर्दाश्त नहीं होगा। ये घुसपैठिए भोले भाले आदिवासियों को भ्रमित करके उनकी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। ये देश सहन नहीं करेगा। और इसलिए मेरे प्यारे देशवासियों, जब डेमोग्राफी परिवर्तन होता है, सीमावर्ती क्षेत्रों में डेमोग्राफी में परिवर्तन होता है, तब राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए संकट पैदा होता है। देश की एकता, अखंडितता और प्रगति के लिए ये संकट पैदा, सामाजिक तनाव के बीज बो देता है। और कोई देश अपना देश घुसपैठियों के हवाले नहीं कर सकता है। दुनिया का कोई देश नहीं कर सकता है, तो हम भारत को कैसे कर सकते हैं? हमारे पूर्वजों ने त्याग और बलिदान से आजादी पाई है, हमें स्वतंत्र भारत दिया है। उन महापुरुषों के प्रति हमारा कर्तव्य है कि हम हमारे देश में ऐसी हरकतों को स्वीकार न करें। उनकी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। और इसलिए मैं आज लाल किले की प्राचीर से कहना चाहता हूं, हमने एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन शुरू करने का निर्णय किया है। ये मिशन, इस मिशन के द्वारा ये जो भीषण संकट नजर आ रहा है, भारत पे मंडरा रहा है जो संकट है, उसको निपटाने के लिए तय समय में सुविचारित सुनिश्चित रूप से अपने कार्य को करेगा। उस दिशा में हम आगे बढ़ रहे हैं। लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों का जिक्र विपक्ष के नेताओं को नागवार गुजरा। आज कांग्रेस के नेता लाल किले पर हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल तो नहीं हुए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस के दफ्तर में तिरंगा फहराया और इसके बाद खड़गे ने कहा कि मोदी भले ही घुसपैठियों की बात कर रहे हैं, लेकिन हकीकत है कि सरकार घुसपैठियों का नाम लेकर विपक्ष का वोट काटने की साजिश कर रही है और इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के नाम पर खुलेआम विरोधी पक्ष के वोटों को काटा जा रहा है। जो जीवित है उन्हें मृत बना दिया गया। केंद्रीय चुनाव आयोग की निष्पक्षता इस बात से समझी जा सकती है कि वो ये बताने को तैयार नहीं थे कि किन लोगों के और किस आधार पर वोट काटे जा रहे हैं।
हम सुप्रीम कोर्ट के आभारी हैं जो उन्होंने लोगों की आवाज सुनी और चुनाव आयोग को वोटर लिस्ट सार्वजनिक करने को कहा है। सबसे आश्चर्यजनक बात यह है कि सत्ताधारी दल को 65 लाख लोगों के वोट कटने पर कोई आपत्ति नहीं है। इस बात से साफ जाहिर है कि इस एक्सरसाइज का फायदा किसे पहुंचाने की कोशिश थी। खरगे ने लिखा बयान कांग्रेस के दफ्तर में बैठकर दिया। खरगे और राहुल गांधी दोनों लाल किले पर स्वाधीनता दिवस समारोह में नहीं गए। खरगे की तो उम्र हो गई है, हो सकता है उन्हें आने जाने में दिक्कत हो, गर्मी भी थी, लेकिन राहुल गांधी तो विपक्ष के नेता हैं, उन्हें स्वतंत्रता दिवस समारोह में हिस्सा लेने की परंपरा निभानी चाहिए थी। हालांकि कांग्रेस के कुछ नेता कह रहे हैं कि पिछली बार राहुल गांधी को पीछे की रो में बिठाया गया था, उन्होंने अपमानित महसूस किया, इसलिए वो नहीं गए। लेकिन मुझे लगता है कि आज़ादी का समारोह तो एक राष्ट्रीय पर्व है, इसमें राहुल गांधी को पर्सनल ईगो के नारे पर रखकर महोत्सव में शामिल होना चाहिए था। अगर होते तो बेहतर होता। आज घुसपैठियों के मुद्दे पर अखिलेश यादव भी बोले, लेकिन वो क्या कहते हैं, उसका मतलब क्या है, ये समझना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। आज उन्होंने कहा कि जो लोग डेमोग्राफी बदलने की बात कह रहे हैं वो लोगों को धोखा दे रहे हैं। सरकार ये बताए कि 10 साल पहले भारत का क्षेत्रफल कितना था और अब कितना है। आपको धोखा देने वाली बात है। आप तो समझदार जागरूक लोग हैं। अगर ये भारतीय जनता पार्टी ये बता दे कि भारत का क्षेत्रफल 2014 में क्या था और आज जब हम 2025 में खड़े हैं तो भारत का क्षेत्रफल क्या है, हम तो उस प्रदेश से आते हैं और हम सब लोग जानते हैं, अगर मेड़ भी कोई काट दे तो हम उसकी हत्या कर देते हैं। तमाम ऐसे केस हैं गांव में, अगर मेड़ किसी ने काट दी तो लाठी न जाने क्या क्या चलता है। आप सोचिए हमारे भारत की जमीन कितनी छिन गई। ये हम नहीं, हमारे पास आंकड़े हैं। जो डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, डेमोग्राफिक जो हमारी व्यवस्था है उसकी बात कर रहे हैं वो लोग, उन्हें ये जरूर बताना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, संगी साथियों को, कि भारत का क्षेत्रफल क्या है आज और 2014 से पहले भारत का क्षेत्रफल क्या था। दावा तो ये किया जाता है कि बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों की सबसे ज्यादा संख्या असम और पश्चिम बंगाल में है। लाखों घुसपैठियों के नाम वोटर लिस्ट में शामिल हो गए हैं। बंगाल में पिछले दिनों कई बांग्लादेशी घुसपैठिए पकड़े गए जिनका वोटर कार्ड, आधार कार्ड और दूसरे पहचान पत्र बन चुके थे। बिहार के बाद चुनाव आयोग पश्चिम बंगाल में वोटर लिस्ट को रिवाइज करेगा। इसका ममता बनर्जी जबरदस्त विरोध कर रही हैं। इसीलिए आज जैसे मोदी ने लाल किले की प्राचीर से घुसपैठियों की बात की तो ममता बनर्जी की पार्टी ने इसे सियासी पैंतरा करार दिया। कुणाल घोष ने कहा इस तरह के बयान बीजेपी के नेता तो रोज देते हैं, लेकिन प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से इस तरह की बात करें, ये हैरानी की बात है, क्योंकि घुसपैठ रोकना तो केंद्र सरकार का काम है। क्या मोदी को होम मिनिस्ट्री और डिफेंस मिनिस्ट्री के काम पर भरोसा नहीं है? डेमोग्राफी का बात बोल रहा है प्राइम मिनिस्टर, ये जो घुसपैठियों का बात बोल रहा है, ये तो सेम साइड गोल है, क्योंकि ये बॉर्डर प्रोटेक्शन का रेस्पॉन्सिबिलिटी तो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, उनकी है, उनका सरकार का है, अमित शाह जी का होम मिनिस्टर का है, होम मिनिस्ट्री का है, वो बीएसएफ का है, डिफेंस मिनिस्ट्री का है। अगर खुद प्राइम मिनिस्टर ये बोलने लगा डेमोग्राफी चेंज हो रहा है, बॉर्डर से आदमी घुस रहा है, तो आपका सरकार क्या कर रहा है? ये तो आपका फेलियर है। ये जो स्टेटमेंट है ये पूरा नो कॉन्फिडेंस टू डिफेंस मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर। तो ये प्राइम मिनिस्टर वो डिफेंस मिनिस्टर और होम मिनिस्टर के परफॉर्मेंस में खुश नहीं है, क्योंकि ये तो स्टेट गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। बॉर्डर लाइन से 50 किलोमीटर तक बीएसएफ का एरिया है। असल में डेमोग्राफी की जिस साजिश का जिक्र नरेंद्र मोदी ने किया उसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि बांग्लादेश से आए इमिग्रेंट्स देश के अलग अलग हिस्सों में बट गए हैं, रहने लगे हैं, लेकिन असम, पश्चिम बंगाल, झारखंड, बिहार जैसे राज्यों में ये लोग लोकल पॉपुलेशन के साथ बड़े आराम से घुल मिल जाते हैं।
उनके पास आधार कार्ड है, राशन कार्ड है, वोटर कार्ड है। इसीलिए ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करना, पकड़ना, निकालना मुश्किल काम है। इसीलिए मोदी ने एक हाई पावर डेमोग्राफी मिशन का जिक्र किया। लेकिन बीजेपी, आरएसएस और इनसे जुड़े संगठन डेमोग्राफी के खतरे को मुसलमानों की बढ़ती आबादी के रूप में भी देखते हैं। कोई साफ साफ नहीं कहता, पर सब मानते हैं कि असम और पश्चिम बंगाल में जितनी तेजी से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है, कुछ साल बाद यहां हिंदू माइनॉरिटी हो जाएंगे। इसके लिए धुबरी और मुर्शिदाबाद जैसे इलाकों के एग्जाम्पल दिए जाते हैं। असम में कांग्रेस इस विचार का विरोध करती है और पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तो इस तरह के किसी भी प्रयास का घोर विरोध करती हैं। इन राज्यों में ये दोनों पार्टियां मुसलमानों के बारे में एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहती। इसीलिए जब डेमोग्राफी पर हाई पावर मिशन मोड में काम होगा तो सरकार को गौरव गोगोई और ममता बनर्जी जैसे नेताओं से टकराना पड़ेगा। लाल किले की प्राचीर से आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐलान किया कि सरकार देशवासियों को दिवाली से पहले एक बड़ा गिफ्ट देगी, उपहार देगी। जीएसटी रिफॉर्म किया जाएगा, जिससे सामान्य लोगों के लिए टैक्स कम हो जाएगा। रोजमर्रा के इस्तेमाल में आने वाली चीजें सस्ती हो जाएंगी। इससे आम लोगों के साथ साथ एमएसएमई सेक्टर और छोटे व्यापारियों को काफी फायदा होगा। इस दिवाली में आपकी डबल दिवाली का काम मैं करने वाला हूं। इस दिवाली में आपको एक बहुत बड़ा तोहफा देशवासियों को मिलने वाला है। पिछले 8 साल से हमने जीएसटी का बहुत बड़ा रिफॉर्म किया। पूरे देश में टैक्स के बर्डन को कम किया, टैक्स की व्यवस्थाओं को सरल किया और 8 साल के बाद समय की मांग है कि हम एक बार उसको रिव्यू करें। हमने एक हाई पावर कमेटी को बिठा करके रिव्यू शुरू किया, राज्यों से भी विचार विमर्श किया और मेरे प्यारे देशवासियों, हम नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी रिफॉर्म्स लेकर के आ रहे हैं। ये दिवाली के अंदर आपके लिए तोहफा बन जाएंगे। सामान्य मानवीय की जरूरतों के टैक्स भारी मात्रा में कम कर दिए जाएंगे। बहुत बड़ी सुविधा बढ़ेगी। हमारे एमएसएमई, हमारे लघु उद्यमी, इनको बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। रोजमर्रा की चीजें बहुत सस्ती हो जाएगी और उससे इकोनॉमी को भी एक नया बल मिलने वाला है। ये सही है कि जीएसटी का ओरिजिनल कॉन्सेप्ट वन नेशन वन टैक्स का है, लेकिन मौजूदा जीएसटी में 4 स्लैब्स हैं। इससे काफ़ी कंफ्यूजन होता है। जीएसटी पे करने वालों को परेशानी होती है। सिर्फ जीएसटी कैलकुलेट करने के लिए, फाइल करने के लिए स्टाफ रखना पड़ता है। इसीलिए इसमें रिफॉर्म की ज़रूरत तो थी। जीएसटी स्लैब्स में बदलाव की ज़रूरत थी। नरेंद्र मोदी ने इस परेशानी को समझा। अब जीएसटी में 4 स्लैब के बजाय सिर्फ 2 स्लैब रखने का प्रस्ताव है, एक 5% का और दूसरा 18% का। पता चला कि एग्रो प्रोडक्ट्स, डेयरी प्रोडक्ट्स, हेल्थ से जुड़ी चीज़ें और इंश्योरेंस को 5% स्लैब में रखा जाएगा। अगर इन चीज़ों पर जीएसटी कम होती है, चीज़ें सस्ती होती हैं, तो जाहिर है जनता को राहत मिलेगी और ये राहत दिवाली के मौके पर मिले, इससे अच्छा क्या हो सकता है। इसीलिए मोदी ने कहा कि दिवाली से पहले देश को डबल बोनांजा देंगे। एक जानकारी यह भी मिली है कि तंबाकू, पान मसाला, सिगरेट और शराब जैसी चीज़ों के लिए अलग प्रावधान होगा। इन पर 40% जीएसटी लगेगा। यह प्रस्ताव सितंबर में होने वाली जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में रखा जाएगा। हालांकि इस समय शराब जीएसटी के अंडर नहीं आती और पेट्रोल भी जीएसटी के अंडर नहीं आता। कई बार कोशिश की गई है इन्हें जीएसटी के अंदर लाने की, लेकिन जो भी रिफॉर्म्स होंगे उसका असर ये होगा कि चीजें 7 से 10% तक सस्ती हो जाएंगी। भाषण के आखिर में नरेंद्र मोदी ने आज एक ऐसी बात कही जिससे विपक्ष के नेताओं को मिर्ची लगी। पहली बार लाल किले की प्राचीर से प्रधानमंत्री ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का नाम लिया, आरएसएस की प्रशंसा की। अगले महीने 27 सितंबर को संघ की स्थापना के 100 साल पूरे होंगे। इसीलिए आज मोदी ने कहा कि आरएसएस की 100 साल की राष्ट्र सेवा
गौरव से भरी हुई है। सेवा, समर्पण और अनुशासन ये इसकी पहचान रही है। प्रधानमंत्री ने कहा कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का सबसे बड़ा एनजीओ है। वो लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करते हैं। उन्होंने संघ के त्याग और तपस्या को देश के लिए प्रेरणा स्रोत बताया। आज मैं बहुत गर्व के साथ एक बात का जिक्र करना चाहता हूं। आज से 100 साल पहले एक संगठन का जन्म हुआ, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। 100 साल की राष्ट्र की सेवा एक बहुत ही गौरवपूर्ण स्वर्णिम पृष्ठ है। व्यक्ति निर्माण से राष्ट्र निर्माण के संकल्प को लेकर के 100 साल तक मां भारती का कल्याण का लक्ष्य लेकर के लक्षावधि स्वयंसेवकों ने मातृभूमि के कल्याण के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। सेवा, समर्पण, संगठन और अप्रतिम अनुशासन ये जिसकी पहचान रही है, ऐसा राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ दुनिया का ये सबसे बड़ा एनजीओ है। एक प्रकार से 100 साल का उसका समर्पण का इतिहास है। आज लाल किले की प्राचीर से 100 साल की इस राष्ट्र सेवा की यात्रा में योगदान करने वाले सभी स्वयंसेवकों को आदरपूर्वक स्मरण करता हूं और देश गर्व करता है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की इस 100 साल की भव्य समर्पित यात्रा को, और हमें प्रेरणा देता रहेगा। मोदी की ये बात विपक्ष को सबसे ज्यादा चुभी। सबसे पहले कांग्रेस ने विरोध किया। जयराम रमेश ने कहा कि मोदी की कुर्सी भागवत कृपा पर टिकी है, इसीलिए मोदी ने लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके मोहन भागवत को खुश करने की कोशिश की। इसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने भी एक लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी। कहा अगर मोदी को संघ की तारीफ करनी थी तो नागपुर जाकर कर सकते थे। संघ की विचारधारा देश के संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ है, इसलिए लाल किले से आरएसएस की तारीफ करके प्रधानमंत्री ने गलत परंपरा की शुरुआत की है। और उसके बाद कांग्रेस के कई नेताओं ने आरएसएस और मोदी पर तीखे हमले किए। सुप्रिया श्रीनेत, सलमान खुर्शीद से लेकर इमरान मसूद तक सबने कहा जिस संगठन का आज़ादी की लड़ाई में कोई योगदान न हो, स्वतंत्रता दिवस पर लाल किले से उस आरएसएस की प्रशंसा करना ठीक नहीं है। आरएसएस का गुणगान करके मोदी ने आजादी के महानायकों का अपमान किया। जंग आजादी के अंदर कोई योगदान नहीं रहा। भारत छोड़ो आंदोलन में इनका योगदान क्या था? इन्होंने विरोध किया था। आजाद हिंद फौज जब लड़ रही थी तो आजाद हिंद फौज से साथ लड़ने के लिए ब्रिटिश फौज के अंदर भर्ती के लिए आह्वान कर रहे थे। और जब हिंदुस्तान आज़ाद नहीं हुआ था तो हिंदू और मुस्लिम लीग के साथ इस विचारधारा के लोग मिलकर के फ्रंटियर के अंदर, सिंध के अंदर और बंगाल में सरकार चला रहे थे। तो आज ये बात कहना बेमानी होगी। आज के परिप्रेक्ष्य में कोई बात कहें तो समझ में आता है, लेकिन उन 52 साल का हिसाब भी देना। 52 साल तो तिरंगे का अपमान ही कर रहे थे। और ये वही संगठन है जिसके ऊपर सरदार पटेल ने पाबंदी लगाई थी और जो सरदार पटेल ने बैन करते हुए चिट्ठी लिखी थी, जिस चिट्ठी के तहत बैन किया था उसके अंदर इनके सारे क्रियाकलापों का उजागर किया था। कांग्रेस के नेताओं को जवाब दिया रविशंकर प्रसाद ने। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की आंख पर पट्टी बंधी हुई है, उन्हें हेडगेवार और आरएसएस के स्वयंसेवकों का समर्पण नहीं दिखता। रविशंकर ने कहा कांग्रेस चाहती है स्वतंत्रता संग्राम का सारा क्रेडिट गांधी नेहरू परिवार को ही दिया जाए, इसीलिए कांग्रेस के नेता एक परिवार के अलावा किसी की तारीफ सुन नहीं सकते। यही तो उनकी समस्या है, सब अपने पॉकेट रखना चाहते हैं। अनुशीलन समिति में डॉक्टर हेडगेवार ने क्या काम किया कभी उनको मालूम है? कांग्रेस की समस्या बहुत सिंपल है और राहुल गांधी की, भारत का स्वाधीनता आंदोलन हमारे जेब में रहना चाहिए, भारत का शासन हमारी ठेकेदारी है। भगत सिंह को भी याद करते हैं,
सावरकर से बड़ा त्याग किसी ने किया था? किस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं राहुल गांधी सावरकर के बारे में? मैं हमेशा कहता हूं, जाएं अंडमान निकोबार के उस सेल में देखें जहां वो 11 साल बंद थे, तब मालूम होगा क्या था उन लोगों का त्याग। इनकी तो पूरी कोशिश हम, हमारा परिवार, हमारा खानदान। और एक स्वयंसेवक के रूप में मुझे बहुत गर्व हुआ कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूरे हुए हैं, तो लाल किले की प्राचीर से उन्होंने इस महान संगठन के महान काम की तारीफ की। मोदी ने लाल किले से आरएसएस का नाम लिया तो इस पर विरोधी दलों के कई नेताओं को मिर्ची लगी। किसी ने कहा आरएसएस देश विरोधी संगठन है, तो आरएसएस ने याद दिलाया कि 1962 में पंडित नेहरू ने और 1965 में लाल बहादुर शास्त्री ने युद्ध के दौरान आरएसएस की हेल्प ली थी और आरएसएस को सम्मान दिया था। कांग्रेस के एक और बड़े नेता पंडित मदन मोहन मालवीय ने तो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में संघ का कार्यालय बनवाया था। देश के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी पक्के कांग्रेसी थे, लेकिन संघ के दशहरा के कार्यक्रम में शामिल हुए, संघ की निस्वार्थ सेवा भावना की तारीफ की थी। इसलिए कांग्रेस के जो लोग आरएसएस को देश विरोधी कह रहे हैं, उन्हें अपना इतिहास पढ़ लेना चाहिए। कुछ लोगों ने कहा कि मोदी ने आरएसएस को एनजीओ क्यों कहा, तो आरएसएस के लोगों ने याद दिलाया कि संघ अकेला ऐसा संगठन है जो पिछले 100 साल से अलग अलग क्षेत्रों में सेवा के काम में लगा है। आदिवासियों के लिए वनवासी कल्याण परिषद, शिक्षा के क्षेत्र में विद्या भारती, समाज सेवा के लिए सेवा भारती, बच्चों के लिए एकल विद्यालय, महिलाओं के लिए राष्ट्र सेविका समिति जैसी संस्थाएं आरएसएस ही चलाती है। इसीलिए आरएसएस की निष्ठा, सेवा और समर्पण पर सवाल उठाना बेमानी है। ऐसे आरोप लगाने वाले ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी भी आरएसएस की प्रोडक्ट हैं। उन्हें गुजरात की जनता ने 13 वर्ष तक सरकार चलाने के लिए चुना और देश की जनता ने 3-3 बार उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए चुना। इसका मतलब यह है कि कम से कम देश की जनता को तो आरएसएस से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन राजनीति में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्हें लगता है अगर उन्होंने आरएसएस को गाली नहीं दी, आलोचना नहीं की, तो उनका वोट बैंक उनसे नाराज हो जाएगा। तो ये विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक मजबूरी है। आज प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि देश स्वतंत्रता दिवस मना रहा है, लेकिन पूरा देश उन लोगों के साथ है जो इस वक्त प्राकृतिक आपदाओं का सामना कर रहे हैं। मोदी का इशारा किश्तवाड़ के चशोटी में हुए क्लाउड बर्स्ट की तरफ था। चशोटी में इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन वॉर फुटिंग पर चल रहा है, लेकिन हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। हजारों टन भारी चट्टानों और लाखों टन मिट्टी के नीचे पूरा इलाका दबा हुआ है। अब तक मलबे से 60 डेड बॉडीज मिली हैं, 300 घायलों को हॉस्पिटल भेजा जा चुका है, लेकिन मलबे में कितने लोग और दबे हैं, कितने लोग बह गए, इसकी कोई जानकारी नहीं है। लोकलों की तरफ से जो बताया गया उसके मुताबिक अभी भी करीब 73 लोग लापता हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन में आर्मी, एनडीआरएफ, सीआरपीएफ और एसडीआरएफ की टीमें लगी हुई हैं। डॉग स्क्वाड, मशीनें, सब कुछ चशोटी में मौजूद है। कल आए फ्लैश फ्लड के मलबे में 3 मंदिर, 6 घर और बहुत सारी दुकानें बह गई हैं। अच्छी खबर यह है कि मशैल माता मंदिर में फंसे 5000 यात्रियों को सुरक्षित निकाल लिया गया है। रेस्क्यू टीम का कहना है कि पूरे इलाके को सर्च करने में कम से कम 1 हफ्ता लगेगा, क्योंकि एक एक कदम बढ़ाने में मुश्किल हो रही है। हमारे संवाददाता मंजूर मीर बेहद मुश्किल रास्ता तय करके जब चशोटी गांव पहुंच गए तो उन्होंने ये रिपोर्ट भेजी है। मंजूर मीर की बात सुनेंगे तो आपको अंदाजा होगा कि चशोटी गांव का हाल क्या है और रेस्क्यू टीम्स कितने मुश्किल हालात में काम कर रही हैं। तस्वीर आप देख सकते हैं, जैसे ही बादल फटा, ये बड़े बड़े पत्थर जो है, हज़ारों टन वज़न के ये पत्थर है जो पहाड़ियों से नीचे आ गए। और जो लंगर जहाँ पर हम इस वक्त खड़े हैं, यहाँ पर उस समय काफ़ी तादाद में लोग मौजूद थे, जिनमें बताया जा रहा है कि बच्चों और महिलाओं की सबसे ज़्यादा संख्या थी। मेरे सामने आप देख सकते हैं, यहाँ पर 2 मंदिर हुआ करते थे। एक काली माता का मंदिर था और एक प्राचीन काल का मंदिर था। मंदिर बिल्कुल भी नहीं दिखाई दे रहे हैं, वो भी इन बड़े बड़े पत्थरों के जद में आकर जो है पूरी तरह से ज़मीन बोस हो चुके हैं। आप ये
पत्थर यहाँ पर देख रहे हैं, इसके साथ में एक छोटी सी नदी गुजर रही है। वहाँ पर एक पुल था जो भवन की तरफ जाता था, वो पुल भी जो है पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है, तबाह हो चुका है। लोग अब अपना घर छोड़कर जा रहे हैं क्योंकि करीबन 10 से ज़्यादा मकान जो है वो इस मलबे के नीचे पूरी तरह से दफन हो चुके हैं। कैंप देख रहे हैं, ये सिक्योरिटी फोर्सेस का यहाँ पर एक कैंप था। यहाँ SDRF, CISF, NDRF की टीमें पहले से तैनात रखी गई थी। सबसे पहले इसी पोस्ट को, जो ये कैंप यहाँ पर था, इसको हिट किया गया और इसमें भी कुछ जवानों की मौत बताई जा रही है। देख सकते हैं ये मार्केट दोनों तरफ से जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी आपको सिर्फ मलबा ही मलबा नज़र आएगा, मार्केट का नामो निशान नहीं दिख रहा है। ये रास्ता जो आप देख रहे हैं ये भवन की ओर रास्ता जाता है। यहाँ से 8 किलोमीटर दूरी पर भवन है। पहली प्रायोरिटी में आप देख सकते हैं कि किस तरह से फिलहाल वहाँ पर फंसे यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुँचाने की कोशिशें की जा रही है। चशोटी की तस्वीरें वाकई में दिल दुखाने वाली हैं। ये किश्तवाड़ ज़िले का छोटा सा गांव है, आबादी बेहद कम है, लेकिन जुलाई से सितंबर तक यहाँ मशैल यात्रा होती है। मशैल माता मंदिर जाने वाले श्रद्धालु चशोटी गांव से ही पैदल ट्रैक करके ऊपर जाते हैं। इस धार्मिक यात्रा का जम्मू कश्मीर में बहुत महत्व है। हर साल लाखों लोग इस यात्रा में शामिल होते हैं। इसीलिए इस वक्त चशोटी में हज़ारों भक्त जुटे हुए थे। कल जब बादल फटा, फ्लैश फ्लड आया, तो सैकड़ों श्रद्धालु लंगर में थे। नौजवान, बुजुर्ग, महिलाएं, बच्चे खाना खा रहे थे और उसी वक्त सैलाब आया और सब कुछ बहा ले गया। जहां कल लंगर चल रहा था, आज वहां मलबा ही मलबा था। मंजूर मीर को ऐसे कई श्रद्धालु मिले जिनके परिवार वाले उनकी आंखों के सामने बह गए और वो कुछ नहीं कर पाए। मेरी बेटी दे दो मुझे, मेरा पति दे दो। पापा के साथ थी, लड़का भी, लड़का बह रहा था, आर्मी वालों ने पकड़ लिया और लड़की और पापा का कोई पता नहीं। मेरे आगे थे, लंगर खा रहे थे। गलती ऐसी हो गई, मैंने पापा के साथ भेज दिया बच्चों को। एक मेरे साथ था, वो ठीक, कोई नहीं बता रहे। बोलते आगे जाओ, किस्त बाढ़ जाओ, कहीं कहीं जाओ, खुद ढूंढो। क्या करना गवर्नमेंट को। काफ़ी है, कम हज़ारों की तादाद में पीछे बचे हुए हैं। यहाँ पे अभी तो ह्यूमिरी में ही काफ़ी बंदे थे, वो निकाल लिए हुए इन्होंने, और पीछे अभी दरबार में हैं काफ़ी सारे। मैं पता नहीं, हम दर्शन करके जब उधर से आ रहे थे, हमूरी पहुंचने वाले थे तो भाग दौड़ मच गई, ऐसे हो गया ऐसे हो गया। मेरे भाई की लड़कियां थी, वो भी इतने पानी में फंस गई थी, फिर वो चले गए वापस, हम उधर ही रुक गए। बहुत मुश्किल था, वो सुनने में ही कुछ डर लग रहा था। ऐसे भी अभी छोटे छोटे बच्चे लेके आए हैं साथ में। मेरा बेटा बह गया, मेरी मिसेज बह गई, ठीक है। मेरे बेटे ने वहाँ पे, यहाँ से पुल था ना, जहाँ से बहकर वहाँ तक बह गया। उस बच्चे ने अकेले में भी 15 साल का बच्चा है। किश्तवाड़ में सबसे बड़ी मुश्किल है, किसी को अंदाज़ा तक नहीं है कि जिस वक्त बादल फटा उस वक्त चशोटी में कितने श्रद्धालु मौजूद थे, क्योंकि इस यात्रा का कोई रिकॉर्ड नहीं होता, रजिस्ट्रेशन नहीं होता। इसीलिए कोई नहीं बता सकता कि कितने लोग लापता हैं। सरकार, प्रशासन, सेना, NDRF, SDRF जवान, आप देख रहे हैं तस्वीरों में कैसे रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हैं, लेकिन हालात बहुत ख़राब हैं। मौसम साथ नहीं दे रहा है। आज चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह दोनों हेलीकॉप्टर से जाना चाहते थे, ख़राब मौसम था, किश्तवाड़ में लैंड नहीं कर पाए। ईश्वर से यह प्रार्थना कर सकते हैं कि मौसम थोड़ा ठीक हो जाए, जिससे चशोटी फंसे लोगों तक मदद पहुंच सके। रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध को खत्म करने की कोशिश में लगे प्रेसिडेंट ट्रंप रूस के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन से मिलने जा रहे हैं। इंडियन टाइम के मुताबिक ट्रंप और पुतिन की मुलाकात रात करीब 1 बजे होगी। इंटरेस्टिंग बात यह कि पुतिन और ट्रंप की मीटिंग अमेरिका के अलास्का में हो रही है, अमेरिकी सेना बेस पर हो रही है। 10 साल में यह पहला मौका है जब पुतिन अमेरिका की धरती पर पैर रखेंगे। पुतिन और ट्रंप की इस मीटिंग पर पूरी दुनिया की निगाहें हैं। ट्रंप कह चुके हैं कि जंग खत्म करने के लिए यूक्रेन को अपने कुछ इलाके रूस को सौंपने पड़ सकते हैं। हालांकि यूक्रेन के प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की इसके लिए तैयार नहीं है। ज़ेलेंस्की यूरोपीय देशों के नेताओं से मिल रहे हैं। हालांकि ट्रंप ने कहा कि आज रात पुतिन के साथ उनकी मुलाकात से ज़्यादा अहम मीटिंग तो ज़ेलेंस्की के साथ होगी। ये मुलाकात
रूस में होने की संभावना है। ट्रंप ने कहा कि अगली मीटिंग की डेट पुतिन के साथ आज की बैठक में नतीजे के हिसाब से तय की जाएगी। We have a meeting with President Putin tomorrow. I think it's going to be a good meeting, but the more important meeting will be the second meeting that we're having. We're going to have a meeting with President Putin, President Zelensky, myself, and maybe we'll bring some of the European leaders along, maybe not. I don't know that it's going to be very important. We're going to see what happens. And I think President Putin will make peace. I think President Zelensky will make peace. We'll see if they can get along. And if they can, it'll be great. You know, I've solved 6 wars in the last 6 months, a little more than 6 months now, and I'm very proud of it. I thought the easiest one would be this one. It's actually the most difficult. We're going to see what happens with our meeting. We have a big meeting, and it's going to be, I think, very important for Russia, and it's going to be very important for us, and important for us only that we're going to save a lot of lives. ट्रंप और पुतिन की मुलाकात के लिए अलास्का को क्यों चुना गया, इसकी जानकारी बहुत इंटरेस्टिंग है। पहली बात तो ये मीटिंग किसी और मुल्क में होना मुश्किल था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट ने पुतिन के खिलाफ वॉर क्राइम्स के लिए वारंट इशू किया हुआ है और 125 देश ऐसे हैं जो इसको मानते हैं और उन देशों में पुतिन की एंट्री पर पाबंदी है। लेकिन अमेरिका आईसीसी के जुरिसडिक्शन को नहीं मानता। अमेरिका में भी अलास्का को चुना गया क्योंकि ये जगह अमेरिका और रूस के बीच सबसे करीबी पॉइंट है। रशियन बॉर्डर से सिर्फ 90 किलोमीटर दूर है। इसका एक ऐतिहासिक महत्व भी है। एक जमाने में अलास्का रशियन एम्पायर का हिस्सा हुआ करता था। 1867 में 1867 में अमेरिका ने अलास्का को खरीद लिया था। उन दिनों रूस और अमेरिका के बीच दोस्ताना ताल्लुकात थे। अलास्का को इसलिए भी सेलेक्ट किया गया क्योंकि ये दोनों सुपर पावर्स की दोस्ती का सिंबल है। आज पूरी दुनिया की निगाहें इसी अलास्का पर लगी हैं। आज की बात में इतना ही। मेरे आपसे अगली मुलाकात कल रात 10 बजे होगी।